ज्यादा कोड पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्विच केस में क्या हो जाता है, स्विच केस में हमें जनरली लाइक जैसे हम इफ कंडीशन जाते हैं, इफ एल्स वो सब कंडीशन पे, सेम उसी टाइप से स्विच केस भी होता है। बट यहाँ पे अंतर क्या होता है, यहाँ पे हमें केस स्टेटमेंट मिल जाता है, ठीक है। और केस स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, हम केस के अनुसार जहां भी हमारा मैचिंग कंडीशन होता है वो हमें एग्जीक्यूट होता है, वहां से हमें आउटपुट मिलता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, अगर हम सेंटेंस देखें तो स्विच कीवर्ड यूज करना पड़ता है, और स्विच कीवर्ड के अंदर एक्सप्रेशन पास करेंगे। एक्सप्रेशन इन द सेंस, जैसे कंडीशन, इफ कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहां कंडीशन पास करते थे, उसी टाइप से यहाँ पे स्विच में हमें एक्सप्रेशन पास करना पड़ता है। और जो भी यहाँ हम पास कर रहे हैं बाहर में वो डिफाइन रहेगा। और अब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन एंड हमारा नीचे का केस, ये दोनों को मैचिंग कराया जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैचिंग किस पे होगा, ट्रिपल इक्वल या डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल। तो ये मैच जो होगा वो ट्रिपल इक्वल टू पे करेगा, ये चीज ध्यान रखिए। लाइक वैल्यू एंड टाइप है, दोनों चीज को ये मैचिंग कराता है। सो द स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड वंस, कितना बार इवैल्यूएट करेगा, सिर्फ एक बार। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, क्या करेगा, ये हर एक केस से मैचिंग कराएगा। बट सपोज दैट आप क्या चाहते हैं कि एक केस से मैचिंग हो गया, सपोज यहाँ पे केस क्या है, एक्स है, नीचे केस आपका वाई रहा। हम चाहते हैं कि हमें एक्स भी वेरीफाई करे, वाई को भी वेरीफाई करे, नीचे जेड है उसको भी वेरीफाई करे, मीन्स हर एक को वो वेरीफाई करते जाए। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे। अगर हमने क्या किया, हमें अगर रिक्वायरमेंट है कि नहीं फर्स्ट केस मैचिंग हो गया, अगर फर्स्ट मैचिंग हुआ बस वहीं रुक जाए, सेकंड मैचिंग हुआ वहीं रुक जाए, वो थर्ड को नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, लूप को ब्रेक करना होगा, मीन्स हमें ब्रेक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ देयर इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ each case, if there is a matching the associated block of the code is executed। आप जो भी यहाँ पे लिखिएगा ब्रेक के पहले मतलब केस के नीचे, वो आपका कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस केस में कोई करली ब्रैकेट केस के अंदर हमें यूज नहीं करते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो एक्सप्रेशन सबसे ऊपर जो स्विच जहां लिखते हैं ना, वहां पे हमें करली ब्रैकेट यूज होता है। और अगर कोई भी मैचिंग केस अगर नहीं मिलता है, देयर इज नो मैचिंग, क्या होगा, द डिफॉल्ट जो कोड है वो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। सो यूजिंग स्विच, सो डे बाई एंटरिंग नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें एक एक्सप्रेशन से बात हुआ, क्या चाहिए, स्विच के अंदर हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए। वो एक्सप्रेशन क्या है, बाहर में डिफाइन किया हुआ है, और केस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, लॉजिक ऑफ कोड लिख रहे हैं, साथ में हमने ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जिस केस को वो मैच कर लेगा उसके उसी केस पे वो ब्रेक हो जाएगा। ये नहीं कि वो केस मैचिंग हुआ और फिर वो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग इफ एल्स, जो काम हम लोग स्विच से किए वही काम हम लोग इफ एंड एल्स स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इफ डे इक्वल टू 0 कुछ आउटपुट किए, एल्स इफ डे इक्वल टू 1 कुछ आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पर, इफ डे इक्वल टू 3, मीन जो काम हम लोग स्विच कर रहा है वही काम इफ एल्स भी होता है। मीन्स हम कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी हमारा नहीं है। नेक्स्ट है यूजिंग स्विच सो डेज विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम डेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सिस्टम से डेट निकाल के और हम लोग फिर यहाँ पे मैचिंग कंडीशन कर रहे थे। तो मेन यहाँ पे देखने का क्या है, स्विच कंडीशन कैसे वर्क करती है, स्विच का अल्टरनेट क्या है, इफ एल्स कंडीशन हो गया, इफ एल्स इफ है वो हो गया। अगर स्विच केस में कोई मैचिंग कंडीशन अगर मैच नहीं करता है, कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो क्या होगा, कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट डिफॉल्ट। करता है, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट आपको समझने का चीज क्या है, ब्रेक कीवर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेक कंटिन्यू। जब भी आपको स्विच का मैटर आए, मीन स्विच का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप माइंड में 3-4 चीज को ले आइए। पहला, स्विच कैसे वर्क करती है उसका एक सिंपल सेंटेक्स को माइंड में लाइए। तो स्विच में क्या होता है, एक्सप्रेशन रहता है, अंदर केस होता है, बस इतना चीज। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास होता है डिफॉल्ट कीवर्ड, ठीक है। डिफॉल्ट कीवर्ड वर्क कैसे करता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो स्विच के केस में आपको कंटिन्यू नहीं मिलेगा, बट हाँ ब्रेक मिलेगा जनरली आपको। तो ब्रेक करता क्या है, क्या होता है ब्रेक से, नेक्स्ट प्रोसेस को स्टॉप करता है। कोड को क्या करेगा, आपको वहीं पे स्टॉप कर देगा, मीन्स नेक्स्ट लूप पे नहीं जाने देगा। नेक्स्ट लूप में कहने का मतलब नेक्स्ट हमारा केस पे नहीं जाएगा। इसका अल्टरनेट क्या है, तो इफ एंड एल्स इफ हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट है। नेक्स्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो ब्रेक क्या करता है, वो लूप को
नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन से स्टॉप करेगा, बट कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट फेज को, केस को। कंटिन्यू करेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे, सपोज जो मैचिंग हो गया, अगर हम लोग फॉर लूप में कर रहे हैं ये केस स्टेटमेंट को, तो कैसे होगा? जिस भी लूप पे अगर मैचिंग हो गया फॉर लूप के केस में, तो क्या होगा? सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे i इक्वल टू 3 है, ठीक है। अभी यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ, अगर ये सॉरी ये ब्रेक लिखा हुआ है, अगर ये कंटिन्यू रहता तो क्या करता इसके सीन में? ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा? ब्रेक 3 है तो तीन तीन को ब्रेक कर देंगे वो। 3 पे आएगा तो ये लूप को ब्रेक करके और बाहर निकल जाएगा, मतलब वो स्टॉप कर लेगा वहीं पे लूप को, करेक्ट? कुछ ऐसा ही होगा ना? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे नीचे हाँ, लिखा हुआ एंड है। कंटिन्यू होगा तो 3 छोड़ के आगे चला जाएगा। ओके, कंटिन्यू में क्या होता है कि उस लूप जो भी कंडीशन रहेगा मैचिंग कंडीशन, उसको स्किप कर देगा वो। अगर 3 है तो ये 3 पे क्या होगा ना, जो भी एग्जीक्यूशन होना रहेगा ये नहीं करेगा, क्योंकि आप लूप को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करने, मतलब 3 को वो छोड़ के अब 4th पे चला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक जंप आउट द लूप, लूप एग्जीक्यूट किया, बंद करके बाहर निकल जाएगा। कंटिन्यू जंप ओवर वन इटरेशन, मतलब उसको छोड़ के बाहर निकलिए। जब आप डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग के कीजिएगा अगर, तो आपको वहां पे कुछ मिलता है, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप आउट, और एक और कुछ होता है टर्म। तो वहां पे आपको स्टेप ओवर मिलता है। स्टेप ओवर कैसे काम करता है? सेम जैसे आपको कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू क्या कर रहा है, उस मैचिंग कंडीशन वाले को वो स्किप कर दे रहा है, उसको स्किप करके आप नेक्स्ट चले जा रहे हैं। सेम काम स्टेप ओवर करता है जब आप डिबग कीजिएगा कोड को। सॉरी, कहाँ पे रहता है? सोर्स में ही होता है ना। सोर्स में यहाँ पे दिख रहा है स्टेप ओवर है। ये क्या करेगा, एक स्टेप को ओवर कर देगा, एज लाइक कंटिन्यू, इसको स्किप कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेप इनटू, मतलब उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। ये क्या है, स्टेप आउट, बाहर निकलना। ये क्या है, स्टेप, मतलब हर एक स्टेप को ये लेके चलेगा। सो ब्रेक कीवर्ड हो गया। तो हमें ये क्लियर, इस पे जो है ना क्लियर होना चाहिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, ये आपको लूप को स्किप करने में हेल्प करेगा, ये कंटिन्यू में स्किप कर देगा। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, फॉर लूप लगा, कंडीशन हमने पास किया, इफ कंडीशन में आते हैं। इफ में क्या हो रहा है, कंडीशन टू कंटिन्यू, आप जिस कंडीशन को आप यहाँ पे दीजिएगा, आप उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लूप को स्किप करके ये ऊपर चला जाएगा अपडेट में। जबकि वाइल पे जाते हैं, अगर हम यही काम वाइल में करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन पे आए, इफ कंडीशन टू कंटिन्यू, कंटिन्यू कर देगा, मतलब वो लूप एग्जीक्यूट करके स्टॉप, मतलब उस लूप पे जो भी एग्जीक्यूशन होगा उसको बंद करके वो फिर से शुरू मतलब आगे बढ़ जाएगा, उसको स्किप कर लेगा। सो यहाँ पे कंडीशन टू कंटिन्यू, आई इक्वल टू 3 दिए, अब ये क्या करेगा, आई इक्वल टू 3 पे जो लॉजिक रहेगा ना उसको प्रिंट नहीं करके ये 4th पे चला जाएगा। सो डिफॉल्ट कीवर्ड समझ गए हैं। कॉमन कोड ब्लॉक, अगर सपोज दैट केस स्टेटमेंट जो हम लोग ले रहे हैं कुछ कॉमन अगर मिल गया तो क्या होगा, केस 3 केस 4, तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन में ये सेम लाइन एग्जीक्यूट करेगा, केस 4 में भी, केस 5 में भी। तो कॉमन ब्लॉक होने पे यही होता है। समटाइम यू वांट डिफरेंट केस स्विच केसेस टू यूज द सेम कोड। In this example, case 4 and 5 share the same code block and 0, 6 share the another code block. कहीं पे आउटपुट प्रिंट है क्या? नहीं। नेक्स्ट है स्विचिंग डिटेल। तो इफ मल्टीपल केसेस मैचेस ए केस वैल्यू, द फर्स्ट केस इज सिलेक्टेड। जब आपको मल्टीपल मैच करेगा ना, किसको वो आउटपुट देगा, फर्स्ट वाले को देगा। अगर कोई नहीं मैच कर रहा है तो ऑलरेडी डिफॉल्ट में चला जाएगा। इफ अगर हमारे पास डिफॉल्ट है ही नहीं तो क्या होगा, सो द प्रोग्राम कंटिन्यू टू द स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच। तो आफ्टर स्विच के बाद वो आगे कंटिन्यू कर लेगा जैसे नॉर्मली होता है। कंपेरिजन क्या होता है, स्विच केस के केस में ट्रिपल इक्वल टू कंपेरिजन करता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है कि स्विच के केस में कंपैरिजन हम लोग कौन करते हैं।
तो हमारे पास जो है वो ट्रिपल इक्वल टू वाला कंपैरिजन होता है। बस ये था आपका स्विच स्टेटमेंट। कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी हम लोग देखे थे पिछला दिन, जस्ट मैं एक बार जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो जो हम लोग इफ एल्स लिखते हैं उसी का शॉर्टकट हमारा क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। जैसे ही आपको कुछ कुछ देखिए, हर एक केस में जो है ना कुछ कीवर्ड को याद रखा कीजिए, उससे क्या होगा ना आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। जैसे स्विच केस, जैसे ही दिमाग में आया फर्स्ट में डायरेक्ट स्ट्राइक होना चाहिए कि कुछ स्विच के अंदर एक्सप्रेशन पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्विच के अंदर हमारा केस होता है जो क्या करता है, एक्सप्रेशन एंड केस दोनों को मैचिंग करवा रहा था। उसके बाद ब्रेक कीवर्ड, डिफॉल्ट कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, ये कुछ कुछ कीवर्ड है। बस इतना अगर आपको याद है, स्विच स्टेटमेंट पूरा क्लियर, फिर आपको कुछ नहीं उसमें मिलेगा। नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जैसे ही आता है माइंड में एक ही चीज याद आना चाहिए। क्या चीज, कोई आइडिया? हाँ सर, क्या चीज? जो असाइनमेंट लूपिंग, ऑपरेटर सर। एक या सेकंड, क्या सर नहीं है? असाइनमेंट इक्वल टू, यही तो नहीं है टर्नरी ऑपरेटर। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या है नहीं कह रहा हूँ। अब आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम देनी है तो आप बुक थोड़ी पढ़िएगा 5 मिनट के लिए, लास्ट वन लाइन में मोमेंट कोड में। होता है सर, इफ एल्स वाला। ओके, और कोई? अगर हम टर्नरी को हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि जिससे वो हमें पूरा पिक्चर दिख जाए? कोड वन लाइन में होता है, इफ एल्स वाला। ठीक है, वन लाइन हुआ, और कुछ क्वेश्चन जिससे मार्क हमें कोई सिंबल पिक्चर, होता है ना सर। मेन क्वेश्चन मार्क सिंबल। ठीक है, जैसे ही आपको टर्नरी ऑपरेटर आता है आप दिमाग में मात्र एक ही चीज लाइए, इंट्रोगेटिव साइन, कोलन साइन, दैट्स इट। आपको पूरा पिक्चर दिख जाएगा। तो क्या होना चाहिए हमें, इंट्रोगेटिव एंड कोलन का सिंबल हमारे मतलब दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव के पहले क्या होता है, इंट्रोगेटिव के बाद मतलब जो आता है वो किसका रहता है, और कोलन के बाद जो आता है वो किसका होता है। इतना चीज आपको होना चाहिए। जैसे तो पहला चीज तो हो गया कि हम लोग लिखते कैसे हैं, तो ये लिखा गया। ठीक है, उसके बाद तो पहला कंडीशन कहाँ पे है, तो कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 40, ये हमारा कंडीशन हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन, आपको ये होना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव साइन के बाद का जो लिखा हुआ है ये वर्क कब करेगा। ठीक है, और कोलन के बाद जो रहेगा वो वर्क कब करेगा, कब कब होगा ये, इंट्रोगेटिव के बाद वाला कब। इंट्रोगेटिव के पास वाला जो है वो इफ कंडीशन में आएगा और एल्स पार्ट में वो फेल आएगा। हाँ, मतलब क्या हुआ कि हमारा इंट्रोगेटिव वाला जो हुआ ट्रू कंडीशन में होगा, एंड कोलन के बाद जो हुआ वो फॉल्स कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब आते हैं तो ये जैसे ही टर्नरी ऑपरेटर आए आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए। इतना अगर आता है आपको सारा क्लियर हो गया। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है एक्चुअली है क्या, इफ एल्स का शॉर्टकट है। जो हम लोग इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं ना, थोड़ा लेंदी होता है, लॉन्ग चला जाता है, उसी को शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि स्टाइलिस्ट वे में हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर ले सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो है जनरली ये ES6 में आपको यूज होना स्टार्ट हुआ, और एंगुलर में हम लोग देखे थे टर्नरी ऑपरेटर का यूज केस। एंगुलर में इसका बहुत यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर का। इवन आपको CSS लगाना है, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर दीजिए, बहुत सारा। फिर आपको है नेस्टेड टर्नरी। आपको यहाँ दिख रहा है कि एक कंडीशन ये पास हुआ, जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ कंडीशन को वेरीफाई करवाए, मतलब इफ के अंदर हमारा दूसरा कोड लिखा हुआ है, एल्स में कुछ हम करना चाह रहे हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव साइन हो गया, ये तो इफ वाला कंडीशन का है जो ट्रू होने पे, तो ये ट्रू के कंडीशन में हम लोग कुछ फिर से वेरीफाई करवा रहे हैं उसको। तो ये चीज है, और टर्नरी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर इवैल्यूएट कंडीशन एंड एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन। आप सिंपल बोलिए कि ये इफ एल्स का क्या है, एक अल्टरनेट वेज हो गया जहाँ पे ये सिंपल एक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है लिखने के लिए, बस बाकी नॉर्मल है। और कुछ है क्या, टर्नरी ऑपरेटर यूज्ड इंस्टेड ऑफ इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड टर्नरी, तो नेस्टेड टर्नरी एक बार जो है ना, नेस्टेड टर्नरी को जरूर यूज करके देखिए। लाइक हम कम से कम 2 से 3 को कैसे वो नेस्टेड, ये 2 से 3 स्टेटमेंट अगर आपका लिखा हुआ है इफ एल्स में, तो उसे कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एक बार ट्राई करके जरूर देखिए तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। अगर आप उसको समझ जा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोड लिखा हुआ रहेगा ना, आप उसे समझ जाइएगा। बट हाँ,
रियल टाइम में उतना नेस्टेड नहीं लेके जाना चाहिए, वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम कर लेंगे तो वो थोड़ा रीड करना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, लूपिंग। सो लूपिंग में क्या है, लूपिंग जैसे ही आपके दिमाग में आए, आप जितना लूप पढ़े हैं, नॉर्मल फॉर लूप, फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच, सारा माइंड में आ जाना चाहिए लूप समझते हैं। देखिए रिवीजन करने के टाइम क्या होता है ना कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक कोड को करें। सपोज कल आपका इंटरव्यू हो और आपको आज पढ़ना है, तो इतना थोड़ी टाइम आपके पास है कि पूरा एक एक लाइन बाय लाइन जाके उसका एग्जाम्पल देखिएगा। डायरेक्ट ओवरव्यू पे जाइए। अगर हमने फॉर लूप लिया, आपको क्या होना चाहिए सबसे पहला दिमाग में, नॉर्मल फॉर लूप। इसके बाद कितना प्रकार, फॉर इन, नेक्स्ट फॉर ऑफ, नेक्स्ट while and do while फॉर ईच, और क्या है, और कुछ है क्या, and do while नहीं वाइल डू वाइल हटा दीजिए, वो अलग हो गया ना, जस्ट हम फॉर लूप पे सर चल रहे आता हैं। तो लूप में ही है। हाँ उसको यूज कर सकते हैं, वैसे तो जाइएगा तो डू वाइल भी हो गया, वो तो हो जाएगा, बट हम लोग उसको हटाते हैं फिलहाल, हम लोग जस्ट फॉर लूप पे चलते हैं। अब नॉर्मल फॉर लूप हो गया। अब दिमाग में लाइए क्या कि नॉर्मल फॉर लूप को लिखते कैसे हैं, सेंटेंस क्या इसका बनता है, आपको हर एक का सेंटेंस आना चाहिए। फॉर लूप का सेंटेंस क्या होता है, फॉर रहा, और कंडीशन लेट इनिशियलाइजेशन करेंगे। दूसरा चीज आपको याद होना चाहिए, वेरिएबल जो हम लोग लिख रहे हैं ना वो है क्या, ठीक है। सो मैं उसको डायरेक्ट हटा देता हूँ पहले, TILAZITION, क्या करते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन होना चाहिए, उसके बाद क्या रहेगा, कंडीशन हम लोग क्या करते हैं पहले आई लेट आई इक्वल टू 0 करते हैं, उसके बाद आई लेस देन करते हैं, मतलब कंडीशन हो गया, CONDITION कंडीशन। उसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गड़बड़ हो गया सब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फॉर लूप हो गया, क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल टू जो भी आपको देना है वो अलग चीज है, 10 एंड आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारा कंडीशन लूप का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नॉर्मल फॉर लूप हो गया, ठीक है। अब आते हैं फॉर इन पे। फॉर इन कैसे लिखते हैं, फॉर लेट डेटा इन डेटाज। अब बताइए इसमें डेटाज, ये फॉर इन वर्क किसके लिए करेगा, अरे एरे के लिए, ओके। और कोई, जल्दी, यही चीज तो है, क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन किस पे वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। सर क्या बोला, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी हाँ मेरे को नोट्स भेजे हो, नहीं मेरा एग्जाम नहीं है। इंडेक्स के लिए सर राहुल म्यूट कीजिए। देखिए फॉर लूप, फॉर इन, ठीक है, फॉर इन जो होता है वो एरे के लिए नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए Object. करेगा। ऑब्जेक्ट के लिए मतलब ये नहीं कहेंगे हम, यूनिवर्सल ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट के लिए, मोस्टली ये जो वर्क कर रहा है किसके लिए, प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है, PROPERTY, प्रॉपर्टी। और अब अरे हाँ एंड ऑब्जेक्ट दोनों के लिए काम करता है ना। हाँ, इवन आप फॉर इन भी आपको दोनों को काम करेगा, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो वर्क कर जाएगी ये, ठीक है। मतलब हम लोग ये कहेंगे कि फॉर इन जो है, मोस्टली हम लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है। तो अगर हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो फॉर इन जो वर्क कर रहा है वो प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो की हो गया, क्योंकि हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर होता है, तो प्रॉपर्टी आ गया की पे। तो ये बट फॉरेन के लिए आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर वो डिटेल में पूछ रहा है तो फिर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों के लिए काम करेगा ये, हम लोग कोड लिख के भी देखे थे, ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों पे वर्क करेगा। अब आते हैं फॉर ऑफ पे।
फॉर ऑफ किसके लिए काम करेगा? तो फॉर ऑफ का पहले सेंटेंस देखते हैं। तो फॉर हुआ सेम, जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसको सिर्फ चेंज कर देना है, डेटा ऑफ है डेटाज। और हम लोग डेटाज क्यों लिख रहे हैं? हमें उसको जो है ना प्लूरल फॉर्म बनाना है। क्यों? क्योंकि जो रियल में जो मेन जो डेटा आ रहा है वो किसके पास है? डेटाज वेरिएबल के पास है। इसीलिए हम लोग जनरली नेमिंग कन्वेंशन में जो है ना सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो डेटा लिखा हुआ है ना ये मेन है कंटेनर जो डेटा रख रहा है सारा, और ये डेटा जो है वो क्या है? तो लूप होने पे हर एक बार एक लूप हुआ डेटा इसके पास गया, सेकंड लूप हुआ डेटा इसके पास जाएगा, इस टाइप से होता है। सो फॉर ऑफ किस पे वर्क कर रहा है? मोस्टली हम लोग कहेंगे एरे पे, बट ऐसा सी नहीं है, ये भी वर्क करेगा सेम एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों पे। बट मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा, आपको इजी किस में हो जाएगा लिखना सेंटेंस, ऑब्जेक्ट के लिए या एरे के लिए? तो एरे के केस में ये इजी हो जाएगा, फॉरिन जो है ऑब्जेक्ट के केस में इजी हो जाएगा। अगर वही काम करने के लिए आप फॉर इन में अगर आप एरे को यूज कीजिए तो सेम आउटपुट लाने के लिए थोड़ा घुमाना पड़ेगा कोड को, बट वही काम अगर आप जब फॉर ऑफ में कीजिएगा आप इजीली ले आइएगा, कोड आउटपुट आपका आ जाएगा। तो आप याद रखिए फॉर इन जो है ऑब्जेक्ट के लिए लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि वहां प्रॉपर्टी पे काम होती है। तो हम लोग फॉर इन जो है प्रॉपर्टी पे काम कराता है, और फॉर ऑफ जो है किस पे? डेटा पे। ठीक है, तो ये भी अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों में वर्क कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सीन कि उसमें नहीं करेगा और इसमें नहीं करेगा, करने का हर एक में कर जाएगा। बट हम लोग इंटरव्यू में क्या बोल सकते हैं? तो इंटरव्यू में सीधे ये बोलिए कि फॉर इन जो है किस पे? ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। कहाँ गया पेंसिल, आ नहीं रहा है क्यों? ये ऑब्जेक्ट पे एंड नीचे वाला फॉर ऑफ जो है एरे पे, बस। और क्यों? तो फॉरिन जो है किस पे वर्क कर रहा है? प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है, और फॉर ऑफ किस पे कर रहा है? डेटा पे कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं फॉर ईच पे। फॉर ईच किस पे करेगा? तो फॉर ईच का सेंटेंस कैसे होता है? फॉर ईच, इसके बाद क्या? एक पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आइए एंड एक पैरेंथेसिस और देंगे। ये क्या होता है? कॉल बैक होता है। हम लोग कॉल बैक नहीं पढ़े, आगे मिलेगा हम लोग को। तो कॉल बैक इक्वल टू एरो मार्क दे सकते हैं एंड करली ब्रैकेट। ये मेन सेंटेंस हुआ जो हम लोग फॉर ईच के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वेरिएबल दीजिए, जो वेरिएबल लिख रहे हैं ना वही वेरिएबल यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल देता हूँ। कहाँ गया सर? समझ में आ गया? सो अब इसमें क्या सीन होगा फॉर ईच के केस में? ये वर्क किस पे करेगा? एरे या ऑब्जेक्ट, किस पे? ये आपको वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ एरे पे। क्यों? जो बताता हूँ। इशू कहाँ देगा एक्चुअली? आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? एरे डॉट फॉर ईच लिखते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे एरे नहीं लिखिएगा ना आपको एरर आ जाएगा। आप कभी ट्राई कीजिएगा, बट आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट में वर्क करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है कर सकता है, लेकिन थोड़ा घुमाना पड़ेगा कोड को। तो एक होता है ना कि सिम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, किस में कम, किस में वो वर्क करेगा, किसके लिए वो सपोर्टेड है। तो फॉरिन जो हो गया ऑब्जेक्ट के लिए सपोर्टेड है ज्यादा इजीली, फॉर ऑफ जो है एरे के लिए सपोर्टेड है, फॉर ईच जो है एरे के लिए सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये लूपिंग करने का। अब सीन ये है कि इतना सारा में से किसको यूज करना चाहिए? तो आप किसी को भी यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मन लगे, जो मन कर रहा है यूज कर दीजिए, जो आपको सिंपल लगे। ठीक है, बट अगर आप रियल टाइम पे जाते हैं तो कौन सा मिलेगा ज्यादातर? जो कोडिंग लिखा हुआ है या कुछ भी, तो आपको अगर ज्यादातर देखिए तो आपको मिलेगा फॉर इन, फॉर ऑफ एंड फॉर ईच। नॉर्मल फॉर लूप तो बहुत ही कम मिलेगा रियल टाइम में, क्योंकि ये बहुत लेंदी सेंटेंस हो जाता है। हाँ, इसको यूज कब करना चाहिए? ठीक है, जब आपको कुछ ऐसा जरूरत है कि हमें आई का वैल्यू चाहिए हमेशा,
लाइक फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, आई का वैल्यू हमें चाहिए हर एक लूप पे। तो आपको आई ये किस में मिल सकता है, किस किस में मिलेगा? ये 4 लूप है, किस किस में आई मिल सकता है हमें, कोई आइडिया? आई जो है फॉरिन में मिलेगा क्या, या फॉर ऑफ में, या फॉर ईच में? फॉर इन में भी नहीं मिलेगा, फॉर ऑफ में भी नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर ईच में मिलेगा। फॉर ईच में भी मिलेगा। कैसे, जो बताता हूँ। ये याद है फॉर ईच के अंदर कितना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेता है, जहां हम लोग रिस्पॉन्स लिखे हैं? कोई बता सकते हैं ये कितना आर्ग्यूमेंट लेता है? 3 3। कौन कौन? array index and value. अरे, इंडेक्स एंड वैल्यू। अरे, इंडेक्स, वैल्यू। ये ऑर्डर सही है क्या? क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। सही है। Value index and एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? value index array. ये ऑर्डर सही है। वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। सबसे पहले हमें वैल्यू मिलता है, नेक्स्ट इंडेक्स मिला, और नेक्स्ट में एरे मिलता है। एक चीज देखिए, वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं? मैं सिंपल, मतलब फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं नहीं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा फर्स्ट वाला वैल्यू ही रहेगा? हमने ऊपर में जो RES रखा वो क्या है? एरे है, इंडेक्स है, वैल्यू है, क्या है? तो श्योर है कि हम तो यहाँ वैल्यू लेने के लिए रखे हैं ना। समझ में आया? फर्स्ट में जो भी हम लोग रखे हैं, ये क्या ये करता क्या है? ये हमें कंसोल में वैल्यू प्रिंट कराता है जनरली। इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट वाला वैल्यू था, ठीक है। आपको ये तीनों लेना है ना, आप कुछ नहीं, यहाँ पे तीनों को आर्ग्यूमेंट में पास कर दीजिए। कैसे, जो बताता हूँ। चलिए हम 3 पैरामीटर लेके चलते हैं बस। एक V लेते हैं, दूसरा I लेते हैं, एंड तीसरा A लेते हैं। आप तीनों पैरामीटर को, ये रेस्पॉन्स जहां लिखे हैं ना, वहां पे इसको लिख लीजिए। मतलब चलिए मैं पूरा कोड ही लिखता हूँ। अरे डॉट फॉर ईच, सॉरी पैरेंथेसिस रहेगा ना, ठीक है। अब इसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग, जिसको जिसको वैल्यू, जो वैल्यू लेना है आपको लीजिए। V कॉमा I कॉमा, सॉरी कॉमा A। हमने क्या किया, तीनों को ले लिया यहाँ पे। समझ में आ गया? तो जब भी आपको गेट करना है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। आप वैल्यू भी ले सकते हैं, आई का वैल्यू भी निकाल ले सकते हैं, ए को भी निकाल ले सकते हैं। मतलब देखा जाए तो नॉर्मल फॉर लूप एंड फॉर ईच, ये दोनों कंडीशन में हमें जो है रियल टाइम वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? सो ये था आपका फॉर लूप। ध्यान रहे, फॉर इन, फॉर ऑफ। हम लोग एंगुलर में जाएंगे ना, तो हमें मिलेगा फॉर ऑफ, बहुत ज्यादा यूज होता है। सो ये हो गया हमारा लूप के लिए, हम लोग ने फॉर लूप को देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट चलिए वाइल एंड डू वाइल भी देख लेते हैं साथ में। तो जैसे लूपिंग जो है आपका फॉर लूप कर रहा है, सेम उसी को अगर देखा जाए तो फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग 3 कंडीशन एक साथ पास कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, तीनों हमारा एक साथ है। बट वाइल लूप में क्या होता है, ये सब अलग अलग आता है। तो वाइल लूप लिखते कैसे हैं, पहला चीज ये। तो वाइल लूप में हम लोग कंडीशन पास करते हैं, करेक्ट। तो कंडीशन पास करने के लिए ब्रैकेट होना चाहिए, और फिर करली ब्रैकेट। ये सही है ना, कंडीशन, एंड नीचे में हम लोग
इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन आपको शायद बाहर हो जाएगा। सही है या नहीं है? कुछ ऐसा ही होता है ना इसका। हाँ सर। लूप हो गया, चलिए ये सब फॉर लूप हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ लूप ये सब हो गया, वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप नीचे देखता हूँ, ब्रेक कीवर्ड ऑलरेडी हम लोग समझे हैं क्या है। सेम चीज कंटिन्यू में कीजिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, i इक्वल टू 4 हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, आउटपुट में हमें 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4 पे हमने कंटिन्यू लगा दिया। कंटिन्यू लगने के कारण वो स्किप हो गया। ओ, इसमें वाइल लूप नहीं है, वाइल लूप का अलग है। फॉर लूप में कोई दिक्कत किन्हीं को? दिक्कत है भी तो मत पूछिएगा। ये कौन सा है वाइल लूप? इतना देर में पेज लोड नहीं हुआ है। ओके, चलिए वाइल लूप। सो वाइल लूप में होता क्या, वाइल लूप एंड डू वाइल में अंतर क्या है? वाइल वर्सेस डू वाइल, देखते हैं अंतर कौन बता सकते हैं। नेहा बताइए। नेहा बहुत हॉस्टल में सो रहे हैं खा पी के, कोई काम धंधा तो है नहीं। ओके ओके। सर हाँ सर बोलिए, क्या पूछ रहे हैं हाँ, आप? बाप रे धमका रहे हैं एकदम पूरा। ठीक है बताइए, वाइल और डू वाइल में अंतर। सर वाइल और डू वाइल में अंतर है सर। कोई कहानी तो नहीं वाइल बताइएगा कंडीशन ना। पहले एक वाइल समय था, एक कंडीशन राजा फिर था। हाँ बोलिए। सर वाइल में पहले कंडीशन करते हैं, पहले कंडीशन लगाते हैं। ओके, डू में? डू में पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। समझ ही में नहीं आया हमको कि क्या बोले आप। अच्छा, मतलब बलू खा के आप सो रहे हैं ना अभी, इसीलिए अभी सब नींद में होंगे। सर हम वाइल और डू वाइल भूल जाते हैं बार बार, पर इतना पता है कि आप हमको बता दीजिए कौन वाला आप नहीं भूले हैं। चलिए वही वाला हम पूछते हैं, बताइए। इफ एल्स नहीं भूलते हैं हम। बताइए, ये फेल ही बताइए। इफ ट्रू के लिए होता है और कंडीशन लगाते हैं, फिर इंक्लूड, बस। इल्स फॉल्स होता है। रुकिए फंसाता हूँ अभी आपको मैं। इसको जो है ना कैसे लिखेंगे इफ एल्स में? डे इक्वल टू संडे तो वीकेंड आपको प्रिंट करना है, डे इक्वल टू मंडे तो वीकडेज प्रिंट करना है। इफ एल्स में सर ये बता रहे हैं आपको सर, वीकेंड पहले क्या प्रिंट करना है? कुछ और प्रिंट कीजिए। ग्रेटर देन मंडे सो वीकेंड सर। एंड बता ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछे? हम दो ही चीज दिए हैं, संडे या मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सर क्या प्रिंट करना है, पहले क्या प्रिंट करना है? आपको जो मन रहे प्रिंट कर दीजिए, हटाइए, आपकी मर्जी चलेगी। अच्छा ठीक है ठीक है, बता रहे हैं संडे वीकेंड।
सर कैसा क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में नहीं आ रहा है। किनको समझ में आया क्वेश्चन? किन्हीं को समझ में आया है? चलिए इफ एल्स में करना है ना। हाँ, यहाँ इफ स्टेटमेंट में कुछ कोई भी प्रिंट करो और एल्स में दूसरा। हाँ तो कंडीशन तो लगाएंगे ना, कि कहाँ लगाएंगे कंडीशन, वीकेंड ग्रेटर देन वीकडे। तो मैं सोच रही हूँ फिर उसके बाद संडे हाँ आएंगे, फिर उसके बाद वही मंडे आएंगे। वही आएगा कंडीशन। बता क्लियर दीजिए हो गया है? सर। नहीं, हाँ हाँ समझ में। आप क्या बताएं, जो ना बताइए वो बताएं आप क्या हाँ सर, बताएं? हम ही तो बताए सर, ऐसे ही बनेगा। चलिए ठीक है, अभी इसको इफ एल्स में प्रिंट कर, चलिए हम प्रिंट करके बताते हैं। हटाइए, इफ हो गया। यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। क्या कंडीशन देंगे? डे इक्वल टू मंडे और संडे, कुछ भी संडे। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या होगा? वीकडेज। वीकडेज हो गया। थोड़ा सा इसको ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ। एल्स वीकेंड, सॉरी, या ऐसे ही रहेगा ना? अब मुझे बताइए, इसको इफ एल्स यूज नहीं करना है, विदाउट इफ एल्स यूज करके उसको प्रिंट कराना है, कैसे होगा? कौन बताएंगे? ये दोनों को मुझे विदाउट इफ एल्स यूज करना है। टर्नरी इफ करके। तो वो तो फिर इफ एल्स हो गया ना, टर्नरी भी यूज नहीं करना है। बट इफ कंडीशन वाला, मतलब इफ कंडीशन के अंदर जितना सारा है उसी में से कुछ यूज होगा। जैसे बहुत सारा है ना, इफ हुआ, इफ एल्स, इफ टर्नरी ऑपरेटर, सारा है। तो इफ कंडीशन का ही मतलब एक तरह से हो गया, बट इसे मुझे इफ एल्स यूज नहीं करना है। देखते हैं। तो डू व्हाइल यूज कर सकते हैं सर उसकी जगह। नहीं, उसमें कैसे कर दीजिएगा? वो तो व्हाइल लूप है, वो तो लूपिंग हो गया। सर स्विच कंडीशन से भी तो हम वो कर सकते हैं। हाँ, स्विच से भी हो सकता है। सिर्फ इफ वाले में कैसे होगा? सिर्फ इफ कंडीशन यूज करके। होगा क्या ऐसे? बताया था ना मैंने पिछला दिन, जब इफ कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो यह मल्टीपल जितना बार मन है ना, इफ कंडीशन को लिख सकते हैं, और हर एक में अपना जो कंडीशन है उसको हम वेरीफाई करवा सकते हैं। बताए थे कि नहीं? तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें इफ एल्स यूज नहीं करना है तो आप इस टाइप से जितना बार लिखना है लिख दीजिए। जो मैचिंग, जो कंडीशन, सपोज दैट, अब आप सोच सकते हैं कि आपको आउटपुट ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। हो सकता है कि आपको ये डॉट हो। इसको हम चेक करने गए। मान लीजिए हमारा लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ये हुआ। अब एक चीज सोचिए, ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या चेक करेगा? डे चेक करेगा। डे तो दोनों में कॉमन है, तो डे को चेक किया इसने। डे में क्या मिला? इक्वल टू मंडे। और मान लीजिए आज डे यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, डे इक्वल टू मंडे। वाह, राइटिंग क्या बन रहा है। चलिए सही है। तो यहाँ पे हो गया डे इक्वल टू मंडे। अब ये वेरीफाई किया
तो जब ये वेरीफाई हुआ, ये सक्सेस हो गया, ठीक है। इस लाइन को वेरीफाई करने आया, वेरीफाई कर पाया क्या? डे इक्वल टू मंडे, डे क्या है हमारा? डे इक्वल टू मंडे है, ये तो वेरीफाई ही नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स। लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा क्या? अंदर एंट्री नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि कंडीशन ही हमारा फॉल्स हो गया। तो आउटपुट क्या मिला? सिर्फ ये वाला लाइन मिला। अब इसी टाइप से आपका एक लाइन और रहता है, वहां भी वेरीफाई कराते यहाँ पे, डे इक्वल टू ट्यूजडे, और कंडीशन क्या हो जा रहा है? फॉल्स हो जा रहा है। तो लूप के अंदर तो एंट्री ही नहीं करेगा, मीन्स लूप इन द सेंस ब्लॉक के अंदर एंट्री ही नहीं करेगा। तो आप ये कितना बार भी लिख दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सीन वही है, कंडीशन वेरीफाई होगा तभी ये ब्लॉक के अंदर एंट्री होगा। अगर कंडीशन वेरीफाई नहीं किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ब्लॉक के अंदर एंट्री का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट किन्हीं को? नेहा क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। चलिए, ये हम लोग देखे फॉर लूप को। क्या देख रहे थे हम लोग? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को एक बार देख लूं, मतलब थोड़ा सा कहाँ गया? हाँ, सो व्हाइल लूप में क्या है? एक सेकंड, ये व्हाइल लूप में एंट्री थी क्यों कर रहा है? लूपिंग क्यों चला रहा है? लूपिंग नहीं चलाने वाला हमें मतलब है। सो व्हाइल लूप में क्या हो रहा है यहाँ पे? तो पहला स्टेप क्या कर रहे हैं? आई लेस देन 10 क्या है? कंडीशन चेक हो रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा? आई प्लस प्लस क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन कहाँ गया? तो हम बाहर में इनिशियलाइजेशन कर देंगे ना, लेट आई इक्वल टू 0, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, आई इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये लेट जो आई इक्वल टू 0 बाहर लिख रहे हैं, हम यहाँ क्यों नहीं लिख दें लेट आई लेस देन 10 कुछ इस टाइप से? तो आप नहीं लिख सकते हैं। आप जब लिखिएगा ना आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, बट हाँ यही चीज हम बाहर कर देंगे, हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। तो हुआ क्या? ये अल्टरनेट किसका है? फॉर लूप का। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या कि वाइल एंड डू वाइल में अंतर क्या है, ठीक है। हम लोग अभी देखते हैं, तो बता सकते हैं क्या अंतर क्या है? कोई नहीं, अच्छा सब सो रहे हैं। सर व्हाइल में कंडीशन बाद आउटपुट देता है व्हाइल कंडीशन फॉल्स। वॉइस ब्रेक कर रहा है, मुझे वॉइस ब्रेक हो रहा है या सबको हो रहा है ऐसा? हो रहा है, ओके। कोई और मतलब जो वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस? व्हाइल इफ कंडीशन ट्रू होंगी तभी कंसिडर होगा, और डू व्हाइल में डू कंडीशन मतलब नहीं भी चेक किया तब भी डू प्रिंट होगा। ओके ठीक है, और कोई? सर वाइल के केस में सर वो जो कंडीशन रहेगा उसको पहले वो इवैल्यूएट करेगा, और वो ओके डू वाइल के केस में वो कंडीशन को पहले चेक करेगा। डू वाइल के केस में कंडीशन चेक करेगा। डू वाइल में कंडीशन है, डू में कहाँ कंडीशन है? वाइल में कंडीशन आ रहा है ना। तो उसे बोल दिए सर। ओके देखिए क्या होगा। तो वाइल की कंडीशन में क्या होगा एक्चुअली, जब हम लोग लूप चलाएंगे तो सबसे पहले वाइल लूप चलेगा। अगर ये देखा जाए तो अल्टरनेट किसका है? वाइल अल्टरनेट है फॉर लूप का। आप फॉर लूप लिखिए पूरा, फॉर में अंदर क्या क्या चीज आता है? लेट आई इक्वल टू, हमने 10 कर, सॉरी आई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अंदर क्या लिखा गया है? लेट आई इक्वल टू 0
आई लेस देन हमने 10 ले लिया एंड आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, मेरा कीबोर्ड नहीं लगता है खराब हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, जो काम आप फॉर लूप में कर रहे हैं ना, सेम चीज आप देखिए तो वाइल लूप में आ रहा है। तो क्या क्या चीज हम लोग किए, बट वाइल लूप में क्या हो रहा है, जबकि ऑर्डर देखा जाए ना तो हमारा ऑर्डर उस टाइप से नहीं है। जैसा फॉर लूप में क्या है, एक अरेंज्ड वे में ऑर्डर है, वो यहाँ पे सीन आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो वाइल लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन सही है तो एंट्री करेगा, नहीं तो गलत, आपका आउटपुट नहीं प्रिंट होगा। तो एक चीज सोचिए क्या ना, हम लोग कंडीशन गलत कर देते हैं। मैं यहाँ लेके चलता हूँ, लेट आई इक्वल टू 11। अब बताइए क्या होगा, कंडीशन चेक किया, क्या मिला, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, अंदर एंट्री होगा लूप में, नहीं, आउटपुट क्या होगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने कंसोल यहाँ लिखा था, अंदर एंट्री ही नहीं किया, आउटपुट नहीं आया। चलिए डू वाइल में चलते हैं। डू, यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, चलिए इसको हम कोड ही समझ लेते हैं। फिर ये कंडीशन चेक करने आया, कंडीशन सेम रखते हैं, आई लेस देन 10। अब बताइए क्या होगा, तो पहले डू पे गया, डू पे यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है। ठीक है, और इस कंसोल में मान लीजिए हमने लिख दिया कोड, कुछ ये लिखा हुआ है। सो डू में गए, डू में गए तो क्या हुआ, आउटपुट में एक मिला, लाइन ऑफ कोड मिल गया, एक लाइन मिला। आउटपुट यहाँ चेक करते हैं, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा, गूगल लेंस हेल्प कर देगा। अब देखिए, सो हमने क्या किया, कोड एग्जीक्यूट किया, पहला लाइन डू, ठीक है, डू के अंदर आया, कंसोल डॉट लॉग, कोड मिल गया, कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब ये जाकर कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन क्या है, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन मिला आई लेस देन 10, और हमारे पास आई कितना है 11, कंडीशन क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब ये क्या किया, अब आपको सेकेंड लूप चला, आई को ऊपर लेके गया, डू पे गया, कंडीशन क्या हुआ था, फॉल्स हो गया था ना। अब जब फॉल्स हुआ ना तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब ये लूप एग्जीक्यूट आउट, लूप इसका टर्मिनेट हो गया, लूप इसका स्टॉप हो गया और ये बाहर निकल गया। लेकिन अगर यही सीन कंटिन्यू हो जाता, मीन्स ये कंडीशन ट्रू, ये फॉल्स ना होके मान लीजिए ट्रू रहता, तो क्या होता, ये अंदर जाता, डू के अंदर एग्जीक्यूट करता, फिर कंडीशन चेक करता, फिर कंडीशन चेक के बाद ट्रू हुआ, डू के अंदर जाता, कोड एग्जीक्यूट करता, फिर से कंडीशन चेक, ये सीन बनता। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स। जब फॉल्स हुआ, अब आउटपुट पे आते हैं, ये दोनों में क्या मिला, एक में आउटपुट कुछ नहीं मिला और एक में एक लाइन का आउटपुट मिल गया। इसका मतलब डिफरेंस एक्चुअली डू एंड वाइल में यही है, क्या है, जब वाइल लूप जाते हैं आपका कंडीशन चेक पहले हो जाता है, और कंडीशन चेक के कारण आपका लाइन ऑफ कोड जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स अगर आपका कंडीशन फॉल्स हुआ फर्स्ट लाइन पे तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डू वाइल के केस में आई कोई मतलब नहीं है, वो एक बार आपको, इसीलिए हमें फर्स्ट लाइन में कोड मिल गया जबकि हमारा कंडीशन क्या था, फॉल्स था। समझ में आ गया सबको, तो ये चीज ध्यान रखिए, डू वाइल मीन्स वाइल एंड डू वाइल के केस में अगर कभी भी इंटरव्यू जाते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। वो ये जानना चाह रहा है कि आप उसको, आप क्या बोलिएगा, मान लीजिए आप बोल दिए वाइल का स्टेटमेंट, डू वाइल का स्टेटमेंट, आप कंडीशन बता रहे हैं कि कंडीशन फर्स्ट लाइन में हो रहा लिखते हैं, डू वाइल के केस में कंडीशन सबसे नीचे लिखते हैं। तो ये सब नहीं पूछने का कारण था, पूछने का कारण ये था कि उसका कोड आइदर वो कंडीशन फॉल्स भी है या ट्रू है, आउटपुट क्या मिलेगा। तो आइदर ट्रू है या फॉल्स है, डू वाइल जो है आपको एक आउटपुट दे देगा हर हाल में।
क्लियर या कोई डाउट? सो ये था डू वाइल, बाकी इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल और जो भी सेंटेंस लिखना है वो तो है ही। मतलब सर वाइल लूप में सर चलिए तो डू वाइल हो गया। मतलब सर वाइल लूप बोलिए। में हमारा क्या बोलते हैं, कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा एक ही बार, या तो ट्रू हो या फॉल्स देगा। एक सेकेंड, वाइल लूप में अगर कंडीशन आपका फॉल्स था तो आउटपुट मिला क्या? नहीं मिला ना। वाइल में कहाँ मिला? क्योंकि फर्स्ट लाइन पे आप कंडीशन चेक करवा रहे हैं, करेक्ट? आपका कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो आप अंदर कैसे एंट्री करिएगा? लेकिन डू वाइल में जाइए, डू में यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है क्या? फर्स्ट लाइन में नहीं हो रहा है, तो डू के अंदर तो ऑटोमेटिक आप एंट्री कर गए ना, आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास टिकट है कि नहीं, वाइल में आके, समझे? तो ये सीन हुआ। क्लियर? तो वाइल कंडीशन में आपका लूप एग्जीक्यूट एक बार भी नहीं होगा कंडीशन फॉल्स में, बट डू के केस में कंडीशन फॉल्स रहते हुए भी आपको एक बार आउटपुट मिल जाएगा। सीन ये है। क्लियर या कोई डाउट अभी भी किन्हीं को? नहीं सर। चलिए, सो I'll do while ओके। जस्ट इसका सेंटेंस को याद रखिए क्योंकि सेंटेंस इसका जो है ना थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, इसीलिए डू में आप उसका पूरा कोड ऑफ ब्लॉक लिख लेते हैं और तब वाइल के अंदर क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। बट यही अगर आप कोड में मत जाना भाई। चलिए, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, डू के केस में हम लोग डू लिखे हैं, पूरा कोड एग्जीक्यूट करवा दिए, वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखा जा रहा है, ठीक है? लेकिन यही केस जब आप वाइल में करते हैं, सो वाइल में क्या हो रहा है, कंडीशन, कोड, इंक्रीमेंट और ये ब्लॉक बंद। तो वाइल में थोड़ा सा सेंटेंस क्या हो रहा है, डिफर हो जा रहा है कंपेयर टू डू वाइल, बट सेंटेंस बाइज ये हुआ। लॉजिकली क्या हुआ, डू वाइल जो है हर हाल में एक कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपके पास पैसा है या नहीं है, आप गाड़ी में बैठ जाइएगा, बट वो फर्स्ट टाइम ही फ्री है, सेकंड टाइम में वो फ्री नहीं है, सेकंड टाइम में आपका टीटी चेक करेगा ही करेगा, समझे? चलिए, तो हम लोग फॉर लूप देख लिए, फॉर लूप का वही सेम जो हम लोग पीछे देखे हैं ना, उसी का यहाँ पे रिवीजन है और कुछ नहीं है। ये क्या है, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये कुछ नहीं इसमें हटाइए। हम लोग ने मॉड्यूल 2 का पूरा रिवाइज कर लिया, मॉड्यूल 2 हुआ खत्म। नेक्स्ट, हाँ भूल गया मैं, वेट, मॉड्यूल 1 एक काम करते हैं, तो कल जो है ना क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 से हम लोग क्विकली कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है? लाइक मॉक टाइप का, तो एक बार पढ़ के आइएगा, समझ में आ गया? ओके तब हम लोग मॉड्यूल 3 को करेंगे,